हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी 2024 के लिए यह बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसमें 20 प्रश्नों को जो है मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास संबंधित कंप्लीट करा दिया गया है। आज हम 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। निश्चित तौर पर 50% क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बनेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, अगर हम कठिन प्रश्नों को करेंगे तभी हमें इतनी कम सीटों में जो है एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए जो क्वेश्चन ना बने उनको टिक करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। सरल प्रश्न करके कोई फायदा नहीं होता है, आप जान रहे हैं। कट ऑफ हाई जाता है और वही 10 प्रश्न जो कठिन होते हैं उन्हीं को करके सिलेक्शन मिलेगा वर्तमान समय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लास्ट प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में कि विक्रमो वर्षिकांग नामक पुस्तक किस राजा के ऊपर लिखी गई है, उसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वा। उसमें एक उर्वशी नाम की, एक कहना चाहिए कि जो स्वर्ग में कन्याएं रहती हैं, उर्वशी और राजा पूर्वा की प्रेम कहानी और उनके जो मिलन और बिछड़ने की कहानी के ऊपर कालिदास के द्वारा जो है इस रचना को लिखा गया था। ठीक है, इसके लेखक जो हो जाएंगे कालिदास हो जाएंगे और विक्रमो वर्षिकांग जो है पूर्वा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहेगा, हैय वंश का अंतिम शासक कौन था। हैय वंश ने ही जो आपकी महिष्मती है या इसी के वंश के शासकों ने महेश्वर वगैरह जो है इसका निर्माण किया हुआ था। और हैय वंश का जो अंतिम शासक था वो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रिपुंजय हो जाएगा। और इस वंश का एक प्रतापी शासक था कीर्तिवीर अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। इसी ने रावण को हराया था। ठीक है, और इस वंश को जो है खत्म करने का श्रेय मतलब भगवान परशुराम को जाता है। ठीक है, शास्त्रार्जुन की जो सहस्त्र भुजाएं, 1000 भुजाएं थी, उसे परशुराम ने काट दिया था, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, बस आपको ध्यान रखना है कि हैय वंश ने महिष्मती क्षेत्र में शासन किया, या अवंती में पहली बार किसने शासन किया, तो हैय वंश के राजाओं ने किया था। और इनका अंतिम जो है रिपुंजय था। और अगर कभी कबीले से पूछे तो यदु कबीला ये माना जाता है कि इस वंश के संस्थापक सदस्यों में से रहा होगा। चलिए अगला कहते हैं, किस ग्रंथानुसार उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। आपको पता होगा क्षिप्रा नदी के तट पर हर 12 वर्षों में जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, तो इसका निर्माण का उल्लेख जो है ना वो पहली बार कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका नाम आप याद रखिए। इनके द्वारा जो है महाकाल मंदिर का निर्माण किया था, ये मतलब उल्लेख मिलता है थिरावल्ली में। ठीक है, और अगर स्थापना किसने की, तो जो आवंती हुआ करते थे, आवंती के पुत्र, ठीक है, आवंती के पुत्र ने जो है इसका निर्माण कराया था। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत काल में कौरवों की ओर से किसने युद्ध किया था। चीदी, आवंती, वत्स या दशान। तो महाभारत में जो है सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, ये आसान है, ऐसे प्रश्न नहीं गलत करने चाहिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कौरवों की ओर से जो है ना आवंती के राजाओं ने लड़ी थी। उस समय अगर राजा बात करें तो उन राजा का नाम था अनुविंद। ठीक है, अगर आ गया गलती से तो आप लोगों से जरूर बनना चाहिए, अनुविंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भगवती सूत्र नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। जैन, बौद्ध, शाक्य संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय। तो ये जो है भगवती सूत्र में जैन धर्म से संबंधित है, और यही वो ग्रंथ है जहां पे 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है पहली बार। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। अगला है, निम्न में से किस शासक ने आवंती को मगध का हिस्सा बनाया था। मगध का था आपका सबसे महाजनपदों में सबसे कहना जाए शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। तो आपको ये बताना है कि मगध, आवंती जो है उसको मगध से किसने मिला दिया था। अजातशत्रु, नंदीवर्मन, शुशुनाग या अशोक। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। सही आंसर जो आएगा शिशुनाग।
अगला प्रश्न रहेगा कि चेदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर थी? बेतवा, केन, चंबल या बीना नदी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, चेदी महाजनपद की जो राजधानी सुप्तिमती थी वो ऑप्शन नंबर बी केन नदी के तट पे थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में सुप्तिमती पूछता है। ठीक है, इसकी राजधानी किसकी थी? तो ये चेदी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ का जो शासक था वो कौन था? शिशुपाल। ठीक है, भगवान कृष्ण ने जिसका सर काट दिया था उसका नाम भी शिशुपाल था, जो वही है। अगला है, किस शासक ने चेदी महाजनपद को मगध का हिस्सा बना लिया था? ठीक है, तो महापनंद जो था, धननंदा का जो है बाप, इसने चेदी महाजनपद को मगध का हिस्सा बना लिया था, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तूप में प्रदक्षिणा पथ निर्मित है? सारोमारो, पनगुड़िया, रूपनाथ और बौद्ध महास्तूप। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ है, पहली चीज। ठीक है, और स्तूप में पद छिणा जो पथ जो मिलता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पनगुड़िया, और पनगुड़िया कहाँ पे रहेगा आपका? सीहोर। ठीक है, और ये किस में है? सांची में है। मतलब जो पद प्रदक्षिणा की अगर बात की जाए तो पद प्रदक्षिणा सांची में स्थित होगा। ठीक है, अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मालवा का प्रांतपति मतलब मालवा का गवर्नर चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था? आम्र, कारवद, विष्णुगुप्त, पुरुगुप्त या रुद्रसेन? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुगुप्त। ठीक है, सौराष्ट्र, मालवा और अवंती का ये प्रांतपति था। इसका उल्लेख जो है गुजरात का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से मिलता है। अगला है, भरहुत स्तूप किस जिला में है? ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, और साथ में भरहुत में जो है एक शिव मंदिर गुप्त काल का मिला हुआ भूमरा का शिव मंदिर, मंदिर भूमरा में है, सतना में जो आएगा। और साथ में जो भुरहुत स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये रहेगा आपका रीवा में। ठीक है, तो जिलों का नाम आज हुआ है, ये पहले एक ही एरिया में हुआ करते थे, मतलब बड़े रूप में अगर देखा जाए तो इसलिए इस तरह आप याद रख सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित भरूच स्तूप है जो रीवा में है, और तीसरी शताब्दी में गुप्त काल में जो है शिव मंदिर मिलता है, भूमरा का शिव मंदिर सतना में। और इसकी अगर खोज की भी बात की जाए तो ये कनिंघम के द्वारा की गई थी। बरहुत स्तूप तो सतना में ही रहेगा, सॉरी रीवा में नहीं रहेगा। ठीक है, उल्टा मेरे द्वारा बता दें, बाकी सारे फैक्ट सही है, भरत स्तूप सतना में रहेगा। ठीक है, और शिव मंदिर जो भूमरा का है वो भी सतना में रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सांची को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? ठीक है, सबसे पहले तो ये 1818 में जर्नल टेलर के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और विश्व विरासत स्थल जो है यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में होगा। और सांची की अगर बात किया जाए तो 1989 में जो है विश्व विरासत स्थल में किया गया था। भीमबेटका को 2003 में, और 1986 में जो है खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक का संघ भेद रोकने का अभिलेख कहाँ पे प्राप्त हुआ है? पनगुड़िया, सांची, तुमैन या सारोमारो? ठीक है,
सही आंसर हो जाएगा इसका जो संघ वेद नीति को रोकने का जो उल्लेख है ये आपके सांची में मिलता है। सांची के बारे में जो ये फैक्ट है मैंने आपको बताया ही है कि जनरल टेलर के द्वारा 1818 में खोजा गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, रायसेन में आएगा ये, और इसी अब यहाँ से जो है संघ भेद रोकने का जो है उल्लेख मिलता है। किस शुंग वंशी शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा स्थानांतरित की थी? शुंग शासक का ना, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, और उसका जो पुत्र था अग्निमित्र, उसके द्वारा जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा जो है स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, और एक फैक्ट और जो एग्जाम में आता है, इसी के जीवन के ऊपर एक रचना जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। और एक रचना अभी कुछ जो पहला प्रश्न मैंने कराया था विक्रमो वर्षिकांग, वो भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है, लेकिन वो पूर्वा और उर्वशी के प्रेम के ऊपर है। और ये जो है आपकी मालविका अग्निमित्रम, ये अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग के ऊपर ये लिखी गई है। चलिए, अगला प्रश्न है हेलियोडोरस किसका राजदूत था? ठीक है, हेलियोडोरस के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये पता होना चाहिए कि यह एक यूनानी राजदूत था। सिर्फ इतना पूछ चुका है एग्जाम में कि ये कौन था, तो ये यूनानी दूत हुआ करता था। साथ में इसने भागवत धर्म स्वीकार किया था, और विदिशा में जो है गरुण स्तंभ, ठीक है, भागो सॉरी गरुण स्तंभ इसने बनाया। लिपि अगर बोली जाए तो ब्राह्मी लिपि में इस स्तंभ में कुछ तथ्य उल्लेखित है। तो ये अगर दूत बोला जाए हेरियोडोरस तो ये हो जाएगा आपका एनटीआर एंटियार्किडस जो थे, इसका दूत था ऑप्शन सी। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, गरुड़ स्तंभ है, ब्राह्मी लिपि, और साथ में ये जो गरुड़ स्तंभ से खंभा बाबा ही वर्तमान समय बोलते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि इस समय यहाँ विदिशा का शासक कौन हुआ करता था, ये भी आपको याद होना चाहिए, भाग भद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। और अंतिम अगर बोला जाए शुंग वंश का शासक कौन रहेगा, तो काफी बार एग्जाम में आ चुका है, देवभूति जो है इस वंश का अंतिम शासक रहेगा। और देवभूति को जो हराया था वह वसुमित्र ने हराया था, और कौ वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो कौ वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वसुमित्र, जिसने देवभूति को हराकर स्थापना की थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, जिसको पुष्यमित्र मारता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। चलिए एक बार और रिपीट कर दो, कंफ्यूज हो गए होंगे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था, देवभूत की हत्या वसुमित्र के द्वारा की गई और कौ वंश की स्थापना की गई। जब मौर्य काल था तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और शुंग वंश की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सांची के किस तोरण द्वार पर गौतमी पुत्र शतकर्णी के नाम का उल्लेख है? ठीक है, तो सांची तो आप कई बार बता चुका हो, जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1818 में। सांची रायसेन में है, 1989 विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यहाँ पे 3 बड़े स्तूप हैं। ठीक है, और यहाँ के एक स्तूप के तोरण द्वार में गौतमी पुत्र शतकर्णी का उल्लेख मिलता है। तो ये कहाँ पे है? पूर्वी, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी में। ठीक है, दक्षिणी द्वार पे जो है गौतमी पुत्र शतकर्णी का उल्लेख है।
और अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 106 ईस्वी के से 130 ईस्वी के आसपास तक शासन किया, और ये मालवा, निमाड़ और उज्जैन पर भी इन्होंने राज्य किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा। अगला है, नासिक अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमी बलश्री, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी या यज्ञश्री? तो नासिक अभिलेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी की जो माँ है, ठीक है, जिनका नाम है गौतमी बलश्री, इनके द्वारा जो है नासिक अभिलेख और साथ में नासिक के साथ में पूना अभिलेख बनाया गया था। ठीक है, जिसमें ये वर्णन मिलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने मालवा, आवंती, अनूप अवंती इस क्षेत्र पर शासन किया। नासिक अभिलेख और पूना अभिलेख जो है गौतमी बलश्री के द्वारा बनाया गया था, जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी का उल्लेख और उसकी विजय गाथा वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न रहेगा, यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्के कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? उज्जैन, सांची, बुरहानपुर या त्रिपुरी? तो इसके सिक्के जो है त्रिपुरी, जबलपुर, और इसके अलावा अगर बात करें तो देवास और विदिशा में भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये सब ऑप्शन में नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, टालमी ने ओजोन का राजा किसे कहा है? तो ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ओजोन की जगह उज्जैन समझ ली। कि टालमी ने उज्जैन का राजा किसे कहा है? टालमी भूगोल का जन्मदाता भी इसको बोल देते हैं हम लोग। तो टालमी के द्वारा जो है उज्जैन का राजा चस्टन, ठीक है, चस्टन को कहा गया है, और ये कामर्द वंश का संस्थापक था, जिसने कहाँ पे शासन किया था? उज्जैन में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, चस्टन आप इसको अंडरलाइन कर लें, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के किस शासक? तिथि जैसे आज आप कोई अगर 1 रुपए 5 रुपए के सिक्के देखो तो यहाँ पे लिखा रहता है कि 1995 या फिर 2003। ठीक है, तो तिथि युक्त सिक्के जो है किसके द्वारा चलाए? सिक्कों का क्वेश्चन बहुत आता है, लास्ट टाइम पीएससी का ही आया था कि चांदी के सिक्के पहली बार किस शासक ने चलवाए थे। तो तिथि युक्त चांदी के सिक्के जो है किस शासक ने चलवाए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रदमन। इन्हें भारतीय संस्कृति का पिता कहा जाता है, और इनसे एक संबंधित अभिलेख है गिरनार अभिलेख, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। गिर गिरनार अभिलेख, और ये जैसे हमने कहा ना कि इस व्यक्ति को संस्कृत का पिता कहा जाता है, तो गिरनार अभिलेख जो है ना संस्कृत भाषा में है, या संस्कृत भाषा का ये पहला अभिलेख हम मान सकते हैं। ठीक है, ये भी उल्लेख मिलता है कि सबसे लंबा लेख है, और इसने सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील सौराष्ट्र या गुजरात हम कह सकते हैं यहाँ पे है। तो प्रथम तिथि युक्त सिक्के जो है रुद्रदामन के द्वारा मध्य प्रदेश में चलाए गए थे। भारतीय संस्कृत का पिता कहते हैं। गिरनार में संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख मिला हुआ है, गिरनार अभिलेख। ठीक है, और सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया था। तो चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न रहेगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी क्वेश्चन को भी देखिए। जिन प्रश्नों में आपको डाउट है वो कमेंट में आप बताइए कि सर आपके द्वारा ये जो आंसर बताया गया है भ्रामक है या गलत है, जैसा भी आपको लगे। ठीक है, तो भारत ने शक संवत को कब आधिकारिक कैलेंडर अपनाया? 22 अप्रैल 1958, 24 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 या 24 अप्रैल 1958? कमेंट में जो है इसका आप आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि भारत सरकार के द्वारा इसको आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया था। और ये शक संवत है, ये जो है 78
AD में जो है लाया गया, मतलब प्रारंभ होता है, और कनिष्क के द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार के द्वारा कब स्वीकार किया गया है, आप कमेंट बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे वाले 20 प्रश्नों करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब